हेलो एवरीवन, डांगी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबकी डिमांड आ रही थी कि मैम प्रिपरेशन स्टार्ट करवाइए, तो सॉरी कल के लिए, क्योंकि कल क्लास नहीं हो पाई है, बट आप लोगों के लिए वापस से मैंने क्लास को स्टार्ट कर दिया है। और यदि आप लोगों का इस पर अटेंशन बना रहता है तो ही क्लास को कंटिन्यू किया जाएगा। तो आप किस किस सब्जेक्ट की क्लास पहले चाहते हैं, ये मैं आप लोगों से पहले भी पूछ चुकी हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक आप लोगों को टफ लगता है और आप किस मीडियम में इस क्लास को चाहते हैं, मुझे कमेंट्स कीजिए। यदि जिस मीडियम के स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस ज़्यादा रहेगी या इक्वल भी रहेगा तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को दोनों मीडियम में ही क्लास प्रोवाइड करवा दूँ। इसलिए आप जिस भी मीडियम से ही या जिस सब्जेक्ट, जिस टॉपिक के प्रिपरेशन पहले करना चाहते हैं, मुझे कमेंट्स कीजिए। और आपको कोई भी यदि डाउट है तो उसे भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं हर स्टूडेंट की कमेंट का जवाब तो आपको कमेंट बॉक्स में नहीं दे सकती, बट कोशिश करूँगी कि आप लोगों का उसका रिलेटेड वीडियो बना दिया जाए या वीडियो में ही डाउट्स को क्लियर कर दिया जाए, तो आपको बार बार पूछने की ज़रूरत ना पड़े। और यदि मैं उसका आंसर नहीं दे पाती हूँ तो आप इस बात में मत सोचिए कि मैम ने आंसर नहीं दिया है। मैं कोशिश करूँगी कि जैसे ही कोई भी नेक्स्ट वीडियो आता है, जो भी आपका जो भी डाउट है, तो उसमें ही वो क्लियर हो जाए। तो आइए, इससे पहले की क्लास में आप देख चुके हैं मानव नेत्र या ह्यूमन आइज। आज के इसमें हम देखेंगे वेव या तरंग किसे कहते हैं। तो तरंग माध्यम में होने वाली वह हलचल है जो बिना रूप से परिवर्तित किए माध्यम के कणों द्वारा एक निश्चित वेग से आगे बढ़ती है। यानी कि क्या है, ये क्या हो रहा है, वेव, यानी वेव के अंदर क्या हो रहा है, मोशंस हो रहा है, चेंजेस इन मोशन। जो क्या हो रहा है कि मतलब आपका जैसे भी आप किसी भी मीडियम को चेंज कर रहे हैं तो उसके जो पार्टिकल्स रहते हैं वो एक फिक्स या डिफाइनिड वेलोसिटी के थ्रू मूव करेंगे, यानी फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे, जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये एक तरंग है और ये धीरे धीरे इसमें हलचल होने लगा है। और ये इसमें कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन ये हलचल के द्वारा ही एक निश्चित वेग से आगे बढ़ रही है। यानी कि जो वेव है आपकी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया है उसके मीडियम के पार्टिकल्स में, और एक डिफाइनिड वेलोसिटी के थ्रू इस यहाँ से, इस एक फेज से या इस प्लेस से आगे की ओर मूव कर रही है। इस मोमेंट को ही कहा जाता है मोमेंट ऑफ या वेव मोशन। इसी को कहा जाता है तरंग गति या वेव मोशन। आई होप आप दोनों मीडियम वालों को ये समझ में आ रहा होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए। तरंग से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषा, यानी अब डेफिनेशन देख लेते हैं वेव की क्या क्या हो जाती हैं। आयाम किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को तरंग का आयाम कहते हैं। इसे अक्षर ए से निरूपित किया जाता है और इसका एसआई मात्रक मीटर एम होता है। एक बार मैं ये सारी डेफिनेशंस हिंदी में बता देती हूँ और उसके बाद आप लोगों को इंग्लिश में भी बता दूंगी। आवर्तकाल, किसी माध्यम में तरंग संचरित होने पर माध्यम का कोई भी कण अपना एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है उसे तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। यानी देख लीजिए क्या होता है, जैसे अभी हमने आयाम तो देख लिया कि किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों। आपने ये देखा होगा कोई भी जो म्यूजिक सिस्टम होता है, आजकल ऐसे शोपीस में भी बहुत सारे बनने लगे हैं कि जैसे उसमें पानी भर दिया जाता है या कोई भी एक लिक्विड, तो जैसे ही जितना ज़्यादा आवाज़ आपकी आएगी, आपने मोबाइल में और इनमें भी देखा होगा, जैसे बीट रेट टाइप का बताता है, ऐसे ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, तो वही हो जाएगा आपका आयाम। जबकि जो आवृत्ति है वो क्या हो जाएगी कि कोई माध्यम ऐसी तरंग से जा रही है तो उसका किसी भी एक पर्टिकुलर पूरी तरंग में से एक कण हमने ले लिया। अब ये एक कण एक कंपन पूरा करने में, इसमें तो मान लो हजारों लाखों कितने भी कण हो सकते हैं, तो ये एक कण एक कंपन पूरा करने में कितना समय ले रहा है वो उसका आवर्तकाल कहलाएगा। तो उसी अनुसार मान लिया जाएगा कि पूरी तरंग का आवर्तकाल क्या है, तो हमने एक कण का निकाल लिया। आवृत्ति, एकांक समय में तरंग संचरण के कारण माध्यम के कण द्वारा किए गए दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती। यानी कोई पर्टिकुलर टाइम हमने निश्चित कर लिया है और अब ये हमने मान लिया कि एक सेकंड में हमें नापना, तो एक सेकंड में पूरे कण कितने दोलन कर रहे हैं। अब आप दोलन तो जानते होंगे, इस टाइप से मोशन, तो यहाँ पर तो इस टाइप से हो नहीं रहा है, यहाँ पर तो ऐसे हो रहा है ऊपर जाना। तो एक दोलन पूरा करने में उस माध्यम की, यानी एक सेकंड में कितना समय लग रहा है, उसे आवृत्ति कहेंगे और इसे हर्ट्ज में नापा जाता है। अब यहाँ पर हमें क्या दिया है, आवृत्ति तथा आवर्तकाल के बीच में संबंध दिया है। तो इसे किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, देखिए यहाँ पर दे दिया हमने आवृत्ति और ये हो गया उसका
आवर्तकाल, इन दोनों में संबंध बता दिया गया है। तरंग देरी इसे लैम्डा से बताते हैं, यानी उल्टा वाई। तो माध्यम के किसी भी कण के एक पूरे कंपन के समय में तरंग जितनी दूरी तय करती, यहाँ ध्यान रखिए कोई भी आपको ऐसे लगेगा कि एक जैसे, लेकिन हर चीज़ अलग अलग। एक चीज़ ने क्या बताई, आयाम बता रहा था, यानी कि वो कितने दोलन कर रहा है। एक ने बताया कि एक कण को कंपन करने में कितना समय लग रहा है। एक चीज़ ये बता रहा है कि 1 सेकंड में कितने दोलन हो रहे हैं, यानी वो ऊपर से नीचे जो कंपन हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं। अब तरंग देरी क्या बता रहा है कि किसी भी कण, आप कोई सा भी एक कण उठा लीजिए और एक पूरे कंपन करने में उसे कितना जो भी समय लग रहा है, समय तो अभी हमने निकाल लिया आवर्तकाल के थ्रू, तो समय अब हमें नहीं नापना है कि कोई भी एक कण एक पूरा कंपन जब कर रहा है तो उस समय में एक कंपन करने में उसे जितना भी समय लगा ये निकाल लिया। अब उसी पर्टिकुलर समय में जितना उसने एक कंपन करा कि आपकी तरंग कितनी दूरी तय कर पा रही। पहले मान लीजिए यहाँ थी, अब जैसे ये यहाँ से यहाँ गया, ये यहाँ पहुँच गई, तो जितना उसने दूरी या डिस्टेंस तय किया वो कहलाएगा तरंग देरी या फिर उसकी वेवलेंथ। और इसका एसआई मात्रक होता है मीटर और इसका सिंबल होता है लैम्डा और ये ग्रीक अक्षर है। तरंग वेग, कोई तरंग 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करती है उसे तरंग वेग कहते हैं। इसे v से प्रदर्शित करते हैं, 1 सेकंड में जितना जा रही है। अब हमने किस हिसाब से नाप लिया कि यहाँ मान लीजिए हमने 1 मिनट पे स्टार्ट करा था, अब 1 मिनट 1 सेकंड हमें देखना है, तो यहाँ से यहाँ पहुँच गई, तो ये हो गया इसका तरंग वेग। अब एक न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो आपको न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर, बहुत कम ऐसा रिलेशन या किससे निरूपित किया जाता है या परिभाषा दे देंगे उसे क्या कहते हैं, ये इस टाइप से पूछा जाएगा। तो आप एक एक परिभाषा को अच्छी से पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। कम से कम 5 बार पढ़िए अलग अलग तरीके से और अपने हिसाब से उसको समझने की कोशिश कीजिए एक बार। जो भी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश में इन टर्म्स को देख लें। अब वेव तो आपको मैंने समझा दिया कि वेव क्या होता है, इनके सब कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो वेवलेंथ या जिसे हम तरंग देरी कहते हैं हिंदी में, देखिए तो डिस्टेंस क्या हो रहा है, दो यहाँ पर हमने जैसे श्रृंग और गर्त कहा था हिंदी में, इसे कहा जाएगा आपका क्रस्ट एंड ट्रफ। तो ये जो ऊंचा सा दिख रहा है आपको क्रस्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका ट्रफ। तो इसको सिंबल तो आपको मालूम है लैम्डा है इसका, और इसकी जो टर्म है मेजरमेंट करने की वो एंगस्ट्रॉम में भी किया जाता है और मीटर में भी किया जाता है। एंगस्ट्रॉम में एक छोटी सी यूनिट है। तो ये इन दोनों के बीच या तो 2 लगातार आप ऊपर की हाइट वाले ले लीजिए या नीचे गड्ढे जैसे, या तो 2 क्रस्ट ले लीजिए या 2 ट्रफ ले लीजिए, इनके बीच के डिस्टेंस को कहा जाता है लैम्डा। अब फ्रीक्वेंसी, तो द नंबर ऑफ वेव्स विच पास थ्रू अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड इज नॉन एज अ फ्रीक्वेंसी। मीन्स क्या हो रहा है कि जो भी वेव्स आपकी पास हो रही है, कोई भी एक जैसे ये पर्टिकुलर पॉइंट दिया है आपका, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से 1 सेकेंड में आपकी जो भी वेव्स पास होंगी वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी और इसको न्यू के द्वारा डिनोट किया जाता है और इसको निकाला जाता है, इट्स यूनिट आर साइकिल पर सेकेंड और सिंपल रेसिप्रोकल ऑफ अ सेकेंड इनवर्स। यानी इसको किस में यूज किया जाता है, हर्ट्स में, यानी 1 हर्ट्ज बराबर 1 साइकिल पर सेकेंड। नेक्स्ट है आपका वेलोसिटी। तो वेलोसिटी यानी कि द डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ द वेव। यानी 1 सेकेंड में यहाँ से आप किसी भी पॉइंट से पर्टिकुलर नाप लीजिए, यहाँ से जो वेव्स जा रही है उसके बाद 1 सेकेंड के बाद वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, उसी को उस वेव की वेलोसिटी कहा जाएगा। इसे सी से डिनोट किया जाता है। अब इनके बीच में रिलेशन दिया है आपको कि वेलोसिटी एंड इसमें फ्रीक्वेंसी के बीच में या और वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशन है, तो न्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। ये वाला फॉर्मूला आप याद रखिए, आपको बहुत सारे इसमें काम में आएगा। न्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा, कोई सा भी आप दोनों में से जो आपको इजी हो, बट मुझे ये मेरी 11th क्लास में मैं जब से ही मुझे ये वाला फॉर्मूला याद है, न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। आपको जो बेटर लगे आप वो याद कर सकते हैं। उसके बाद है एम्पलीट्यूड। इट इज़ द हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ ऑफ वेव इज जनरली एक्सप्रेस्ड बाय द लेटर ए। यानी एम्पलीट्यूड हिंदी में से कहा जाता है आयाम। तो जैसे इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ रेडिएशंस बता रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था इस टाइप से, ये ऐसे आवाज़ का जो भी देखा होगा आपने, पिक बता रहा है कितनी पिक तक जा रहा है, फिर लो, इसी को उसका एम्पलीट्यूड कहा जाता है। इसके अलावा आपने गाड़ियों में देखा होगा, बाइक वगैरह में, कार में, है ना, वहाँ पर भी ये शो होता है। अब है वेव नंबर। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर सेंटीमीटर एंड इट इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। यानी कि ये किसके हो रहा है, जो वेवलेंथ पर सेंटीमीटर है, या इक्वल टू आप मान सकते हो रेसिप्रोकल कर दो, 1 बाय लैम्डा कर दो, तो वही हो जाएगी आपकी टोटल वेव नंबर। इसको न्यू बार से डिनोट किया जाता है और सेंटीमीटर इनवर्स में इसको एक्सप्रेस्ड किया जाता है।
देखिए न्यू बार इक्वल्स टू 1/λ। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को। तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए कि आप इस टाइप की मर्ज वीडियो पसंद करेंगे या सेपरेट वीडियो। क्वेश्चन देखते हैं। एक ध्वनि तरंग की चाल 330 मीटर पर सेकेंड है ना, मीटर प्रति सेकंड, तथा आवृत्ति दे दी, यानी आपको देखिए चाल दी है और आवृत्ति दी है। अब हमें क्या निकालना है, तरंग देरी और आवर्तकाल। तो दोनों की हमें यदि परिभाषाएं मालूम है तो हम आराम से निकाल सकते हैं। ऑप्शन दे दिए हमें, तो पहले क्या क्या दिया है वो लिख लिया आपने। एग्जाम में तो हमें दिया है करके लिखना ही नहीं, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है। अब हमें क्या है, ये फॉर्मूला हमें मालूम है ना। तो अब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है और इस टाइप से भी हो जाता है, ये लैम्डा बराबर v/न्यू। तो ये देखिए आपको क्या दी है, चाल दे दी गई है। चाल क्या हो रही है 330 और ये आपकी आवृत्ति 550। बस किसी किसी बुक में क्या होता है कि यहाँ पर न्यू बना दिया जाता है और यहाँ पर वी बना दिया जाता है, तो आप इसको नाम से याद रखें। ये क्या है लैम्डा, लैम्डा को तो लैम्डा से भी याद रख सकते हैं, लैम्डा यानी तरंग देरी हो गया। और तरंग देरी क्या हो जाएगा, तरंग देरी बराबर चाल बटे आवृत्ति। कैसे याद रखेंगे, जैसे मैथ्स वाले या फिजिक्स में हम सूत्र पढ़ते हैं ना, चाल बराबर दूरी बटे समय, फिर दूरी निकाल सकते हैं, समय निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रख लीजिए तरंग देरी यानी कि हमारे लैम्डा जो भी है हमारा लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, चाल बटे आवृत्ति। तो बस निकल गया हमारा तरंग देरी। दूसरा निकालना है अब हमें आवर्तकाल। आवर्तकाल का भी अभी मैंने आपको सूत्र बताया था ऊपर, t बराबर 1/v। बस कितना लग रहा है उसको समय, ये निकल गया एक दोलन करने में, तो ये उससे डिवाइड कर दिया। बस बहुत आसान है। अब हम देख लेते हैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सारे एक एक टॉपिक। और यदि आप अलग अलग वीडियो चाहते हैं इंग्लिश के और हिंदी के तो मुझे कमेंट्स कीजिए। और यदि आपको इसी टाइप से समझ में आ रहा है, जो टॉपिक ऐसे होंगे कि बिल्कुल आपको समझ में नहीं आ रहे, तो बीच बीच में मैं आप लोगों के लिए अलग से इंग्लिश में उनको डाल दिया करूँगी, जैसे इस वीडियो में डाल रही हूँ। और यदि आप अलग से सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो वो भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूँगी, बट आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। आपकी कमेंट के अकॉर्डिंग ही वीडियो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अब देख लेते हैं तरंगों के प्रकार। तरंगे दो प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे। तो ये पहली तरंगे है आपकी अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे वह तरंगे है जिसमें माध्यम के कण अपनी माध्य स्थितियों पर तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं। प्रकाश भी अनुप्रस्थ तरंगे, देखिए अनुप्रस्थ मतलब जो भी माध्यम के कण है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है आपका प्रकाश, तो वो अपनी माध्य स्थितियों के उसमें लंबवत गति कर रहे हैं। जिस दिख रहा है आपका ये कोई कण ऐसे गति कर रहा है, पर इसको हमने माना है ऐसे, इस ऐसे जा रहा है ना। तो प्रकाश भी एक अनुप्रस्थ तरंग है, किंतु जो प्रकाश के संचरण में दोलन हो रहा है, ये दोलन हो रहा है दिखाई दे रहा होगा, वेव जिगजैग वे में मूव कर रही है। माध्यम के कण और उनके दाब या घनत्व के नहीं होते। और प्रकाश की तरंगे यांत्रिक तरंगे नहीं, ये बहुत बार पूछा गया है कंपटीशन में। तो देखिए ऑब्जेक्टिव या उनमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, प्रकाश की तरंगे किस प्रकार की तरंगे, आपने वहाँ पे यांत्रिक टिक कर दिया तो गलत हो जाएगा। ध्यान रखिए प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे क्यों हैं, क्योंकि प्रकाश के संचरण में दोलन माध्यम के कण और उसके दाब और घनत्व के नहीं होते हैं। प्रकाश भी एक अनुप्रस्थ तरंग है, लेकिन ये सब उसमें नहीं होता है, बाकी अनुप्रस्थ तरंगों में ये सब होता है। तो ये ही इसमें से देखिए 4 ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं। अगला पॉइंट है अनुप्रस्थ तरंग में ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन की स्थिति को श्रृंग तथा नीचे की ओर के विस्थापन की स्थिति को गर्त कहा जाता है। ये ऊपर पहाड़ जैसा दिख रहा है ये श्रृंग, और ये गड्ढे जैसा दिख रहा है तो ये गर्त, गड्ढा गर्त, ठीक है। श्रृंग ऊपर की जो चोटी हो जाएगी आपकी, है ना। तो ऐसे ध्यान रखना। ये इस टॉपिक को आप चाहे तो आपकी जो फिजिक्स की बुक है 11th क्लास, आप उसमें से भी इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। देखिए अनुप्रस्थ तरंगे केवल उन ठोसों में जिनमें दृढ़ता होती उत्पन्न की जा सकती है। अभी एक और देखिए, एक और फैक्ट बन गया, अनुप्रस्थ तरंगे किस पदार्थ में उत्पन्न की जा सकती है। तो किस में उत्पन्न की जा सकती है, सिर्फ ठोसों में। तो नीचे आ जाएगा ठोस ठोस ठोस, मान लीजिए 2 जगह दे दिया ठोस ठोस, ठोस लचीले और ठोस दृढ़ या कठोर। तो ध्यान रखना ठोस भी कैसे, दृढ़ या कठोर, उन्हीं में उत्पन्न की जा सकती है। जैसे सितार सारंगी वायलिन के तार को खींचकर छोड़ा जाए तो अनुप्रस्थ तरंगे चलती है। अब अगला क्वेश्चन क्या हो गया, निम्नलिखित में से किस में अनुप्रस्थ तरंगे आपको दे दिया, तो ये याद रख लेना, सितार सारंगी वायलिन ये जो हैं इनमें सब में अनुप्रस्थ तरंगे होती। अब अगला क्वेश्चन आ गया, किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंगों को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, तो गैसों में या गैसीय माध्यम में अनुप्रस्थ तरंगों को उत्पन्न नहीं किया जा सकता। आप इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखिए, आपको एक एक फैक्ट बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। जैसे ही टॉपिक पूरा ख़त्म हो जाता है
इसके बाद मैं आप लोगों के लिए वन लाइनर फैक्ट लाऊंगी ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और एक टेस्ट जैसा भी आपको एक मोड मिल जाए, जिससे आपका थोड़ा बहुत अगर कुछ मिस हो जाता है और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वो भी आपका रिवीजन भी हो जाएगा और थोड़ा मॉडल टेस्ट पेपर या आपको समझ लीजिए कि एग्ज़ाम का पैटर्न भी आपको मिल जाएगा। आगे देखते हैं अनुदैर्घ्य तरंगे। तो अनुदैर्घ्य तरंगों में माध्यम के कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के समांतर होता है। वहाँ हमने लंबवत देखा था, यहाँ समांतर है। कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते लेकिन अपनी विराम अवस्था से आगे पीछे दोलन करते, जबकि अनुप्रस्थ तरंगों में क्या हो रहा था, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर रहे थे। यहाँ पे गति नहीं कर रहे हैं, आगे पीछे दोलन कर रहे हैं। अनुदैर्घ्य तरंगे संपीड़न तथा विरलन की सहायता से माध्यम में चलती है। ये पूछ लिया अनुदैर्घ्य तरंगे किस तरीके से चलती है, किसकी सहायता से माध्यम में आगे गति करती है। तो संपीड़न यानी दबाव और विरलन यानी कहीं पर दबाव लगेगा, कहीं पर फिर उसको खुलापन मिलेगा, फिर कहीं पर दबाव। जैसे आपने देखा होगा कीड़े चलते हैं, आपने देखा होगा है ना, ये रेशम के कीड़े हुए या इल्लियाँ जिसे हम कहते हैं, वो कैसे चलते हैं, पहले शरीर को सिकुड़ा फिर छोड़ा, सिकुड़ा फिर छोड़ा, है ना। तो यहाँ पर भी हो रहा है संपीड़न विरलन। तो वे स्थान संपीड़न कहलाएंगे जहाँ पर माध्यम के कण कैसे हैं, बहुत पास 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 पास, ये सब कण पास पास आ गए फिर एकदम फैल गए, फिर पास पास आ गए फिर फैल गए। तो जैसे मैंने आपको इल्ली का एग्जाम्पल बताया, उसका शरीर पास पास आया फिर फैला, पास पास आया फिर फैला। तो ध्यान रखिए अनुदैर्घ्य तरंगे इस क्षेत्र में घनत्व और दाब दोनों ही अधिक होंगे। अब जहाँ पे कण दूर दूर हो जाएंगे वो विरलन। तो ये भी पूछा जा सकता है संपीड़न वाला क्षेत्र कैसा है और विरलन वाला क्षेत्र कैसा। अब ये तरंगे किन किन माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती है, जैसे अभी हमने देखा था अनुप्रस्थ तरंगों को सिर्फ ठोस और कठोर माध्यम में ही उत्पन्न किया जा सकता है, परंतु इन तरंगों को ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में उत्पन्न किया जा सकता है। गैस तथा वायु में केवल अनुदैर्घ्य तरंगे ही उत्पन्न की जा सकती हैं। देखिए तीनों माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती है, लेकिन ठोस जो माध्यम है वहाँ पर आप अनुप्रस्थ को भी कर सकते हो, लेकिन द्रव और गैस में तो सिर्फ अनुदैर्घ्य को कर सकते हो और द्रवों के अंदर केवल अनुदैर्घ्य तरंगे ही संचरित होती हैं, यानी कि मूव करती हैं। ये ध्यान रखें, अगर यहाँ पर आप द्रव के अंदर अनुप्रस्थ तरंगों को मूव कराना चाहोगे तो वो मूव नहीं कर पाएगी। यहाँ पर सिर्फ अनुदैर्घ्य तरंगे ही आपकी गति कर पाएंगी। ये देखिए ये स्पीकर दोनों का लगा दिए। घनत्व की भिन्नता, यहाँ पर क्या था, कण दूर दूर है, यहाँ पर क्या है दाब, ये घनत्व और ये दाब दोनों टाइप से आपको बता दिया गया। तो ध्वनि का भी बता दिए कि जो आप एक स्थान से बोल रहे हैं, स्पीकर कहीं लगा तो वो ध्वनि कैसे संचरित हो रही है। तो ध्वनि तरंगे भी इसी प्रकार संचरित होती है। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं, याद रखिए ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो मुझे कमेंट कीजिए और साथ ही ये बताना मत भूलिए कि आप किस मीडियम में तैयारी करना चाहते हैं। और यदि आप मुझे दोनों टाइप के या दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स की क्वांटिटी मिलती है और यदि आप लोग सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी मुझे कमेंट कीजिए। साथ ही वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए। और यदि हाँ चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।